असल में हम देखें तो ये कानून जो आने की जो पृष्ठभूमि थी, देश में काफ़ी सारे लोग जो महिला ढोने की प्रथा में लगी थी महिलाएं, उनका भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ जिसके वजह से ये कानून देश में आया। ये कानून बनाने में काफ़ी सारे लोग जो हमारे संगठन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं या अन्य जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी इस कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे। हम लोगों ने बड़े पैमाने पे ये मुद्दा उठाने की कोशिश की थी कि ये कानून एक कॉम्प्रहेंसिव कानून होना चाहिए, क्योंकि उस दौरान में सेंसस की भी रिपोर्ट आई थी। सेंसस के रिपोर्ट को हम देखें तो उन्होंने कहा था कि तकरीबन देश में 26 लाख से ज़्यादा शुष्क शौचालय हैं जहां अभी भी महिला ढोने का काम होता है, महिला प्रथा चल रही है। और उन्होंने काफ़ी अलग अलग तरह की कैटेगरी बनाई थी, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि वो डेटा जो है वो पूरे तरह से पिक्चर को प्रेजेंट नहीं करता है। हमारा मानना है कि तकरीबन 12 लाख लोग आज भी महिला ढोने के प्रथा में किसी ना किसी रूप से लगे हुए हैं। ये जो कानून है कुछ लिहाज से ये पिछले कानून की अपेक्षा काफ़ी पावरफुल है। वो पावरफुल इस सेंस में है कि इसकी जो डेफिनेशन है इस कानून में महिला ढोने की प्रथा की, उसको काफ़ी ब्रॉड किया गया है। पहले वाले कानून में सिर्फ जो शुष्क शौचालय से लोग मैला उठाने का काम करते थे उसी को कवर किया गया था, लेकिन यहाँ पे उसको ब्रॉड किया गया क्योंकि अभी काफ़ी अलग अलग तरह के ड्राई टॉयलेट्स हैं। हम अगर महाराष्ट्र में जाके देखें या गुजरात में जाके देखें, वहाँ वाड़ा टॉयलेट का सिस्टम है। हम इंडियन रेलवेज में देखें तो रेलवे में तो लाखों लाख टॉयलेट्स हैं जहाँ पे लोग अभी भी मैला उठाने का काम करते हैं। हम डिफेंस में जाके देखें तो वहाँ के जो डिफेंस कंटोनमेंट है वहाँ पे भी मैला ढोने का प्रथा चल रहा है। हम अगर देखें कि जो बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया हैं या जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे मेन होल है, वहाँ पे गटर है, उसमें से लोग मैला उठाने का काम करते हैं। तो एक लेवल में जो डेफिनेशन में ये काफ़ी सारे कैटेगरीज को इस नए कानून ने कवर किया है। और दूसरी बात कि ये कानून में जो एक पहले हमारी लड़ाई चल रही थी कि पहले वाले कानून में जो एक सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उसको हमेशा उस कानून को इस तरह से देखा जाता था कि ये सैनिटेशन का इशू है, क्योंकि उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने की जो जिम्मेदारी थी वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन की थी। और वो इसको देखते थे कि एक अर्बन का इशू है, एक सैनिटेशन का इशू है और एक टेक्निकल इशू है। लेकिन अभी वाला जो कानून है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वो इस कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही है। और वो इस लिहाज से कर रही है क्योंकि वो ज़्यादातर इसको देख रहे हैं कि एक डिग्निटी का सवाल है, ये लोगों की इज्जत का सवाल है। जो लोग इस काम में लगे हैं वो एक तरह से गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो फोर्स लेबर का सवाल है। तो उस लेवल में भी ये काफ़ी अच्छा है। तीसरी बात कि इसमें रिहेबिलिटेशन के लिए भी काफ़ी सारे प्रोविज़न किए गए हैं जो पहले के कानून में नहीं थे। रिहेबिलिटेशन नाम की कोई चीज़ पुराने कानून में कही नहीं गई थी। उसमें ये कहा गया था कि अलग से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस कुछ रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम बनाएगी, लेकिन इस कानून में यहाँ पे उसको इनबिल्ड किया गया है। तो ये कुछ सकारात्मक पहलू, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो नए कानून में आए हैं और हम इससे काफ़ी खुश हैं। और हमने इसके लिए काफ़ी कैंपेनिंग करी थी। हम लोग जो मैला ढोने की प्रथा से मुक्त महिलाएं हैं उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के घर में गई, उनको जाके कन्विंस कराने की कोशिश की कि ये प्रथा बहुत बुरी प्रथा है, इसमें लोग जो ज़िंदगी जीते हैं वो एक अमानवीय ज़िंदगी है जो इस काम में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कानून पास करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए और 56 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के घर में उन्होंने नॉकिंग द डोर किया, एक कैंपेन जिसमें उन्होंने उनके घर पर जाके उनको कन्विंस कराने की कोशिश की कि आप ये कानून को सपोर्ट कीजिए, ये कानून को पास कराइए और ये प्रथा को जल्द से जल्द देश से खत्म करना है। तो ये कुछ अच्छे पहलू इस पूरे मूवमेंट की वजह से ये कानून बना और ये हमारे सामने आए। लेकिन इसके कुछ जो पहलू हैं जो इसमें कवर नहीं किए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो पहलू ये है कि जिन महिलाओं ने हमारे आंदोलन के वजह से या फिर अपने मर्जी से ये काम छोड़ा है वो महिलाओं को रिहेबिलिटेशन के कैसे किया जाएगा, उनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाएगा, वो प्रावधान इस कानून में नहीं है। देश में बड़े पैमाने पे दलित मुस्लिम महिलाएं भी ये काम करती हैं, क्योंकि लेकिन हमारे देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें जो दलित्स हैं उनको शेड्यूल कास्ट में नहीं माना जाता है। तो जब ये काम छोड़ते हैं तो काफ़ी सारे एट्रॉसिटीज़ होते हैं, वायलेंस होते हैं। तो जो बाकी हैं उनके लिए तो SC/ST एट्रॉसिटी प्रिवेंशन एक्ट है जो शेड्यूल कास्ट में कवर हो गए हैं, लेकिन जो दलित मुस्लिम कम्युनिटी है या दूसरे कम्युनिटीज़ हैं वो SC में के लिस्ट में कवर नहीं होते हैं, शेड्यूल कास्ट में कवर नहीं होते हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या होगा उसका वो तरह की चीज़ें भी यहाँ बोली नहीं गई है। तीसरी और सबसे अहम बात कि जो रेलवेज के बारे में हम लगातार बोल रहे थे कि रेलवे को एक टाइम बाउंड प्रोग्राम इस एक्ट में बनाना चाहिए कि कैसे जल्द से जल्द इंडियन रेलवे मैनुअल स्क्वेंजिंग फ्री होगा, लेकिन वो टाइम बाउंड प्रोग्राम इसमें नज़र नहीं आता है। तो वो भी एक बहुत बड़ी खामी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 93 के कानून में भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल थी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि उनको आइडेंटिफाई करना था कि मैला ढोने वाले लोग कितने हैं उनके इलाके में, वो क्या काम कर रहे हैं, उनको कैसे छुड़ाएंगे ये काम, कैसे उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। और लेकिन उन्होंने कुछ काम किया नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वही दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना है लोगों को कि कौन लोग ये प्रथा में लगे हैं, लेकिन जो स्टेट है वो पिछले 20 साल से डिनाइल मोड में है।
वो सुप्रीम कोर्ट में डिनाई करते हैं, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिनाई करते हैं, वो कम्युनिटी में डिनाई करते हैं, वो सब जगह डिनाई कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिस तो बंद हो गई है। तो सवाल ऐसा है कि जो पिछले 20 सालों से डिनाइल मोड में थे, आप उनको बोल रहे हैं अभी आपको ये आइडेंटिफाई करना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा। इसमें हमने बोला था कि इसको और ज़्यादा पब्लिक सेंट्रिक ये पूरे आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को बनाना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है वो कुछ कमियां हैं इस कानून में, जिसकी वजह से इसके इंप्लीमेंटेशन में काफ़ी सारे मुश्किलें हमको भी फेस करना पड़ रही, जो संगठन इस तरह के कामों में लगे हुए हैं, और मेरे ख्याल से कम्युनिटी को भी काफ़ी सारी मुश्किलें उस कानून का लाभ लेने में आएगी।